अस्सलाम वालेकुम। अहमदिया अहमदिया अहमद यासीन, अहमद यासीन, अलिशबा, अलिशबा, आमना जावेद, Present, sir. अनम इम्तियाज, Present, sir. रिया इलियास, Present, sir. अरफा अबरार, अरफा अबरार, आयशा इफ्तिखार, Present, sir. आयशा ताहिर, Present, sir. आयशा ताहिर, Present, sir. अज़ल्फा फैसल, Present. फराज याकूब, Present, sir. वोसिया नौरीन, सर उसका नेटवर्क का इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मोहम्मद इब्रार, हाफिज मोहम्मद इब्रार, Present, sir. हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा को क्या इशू है? इसकी काफी छुट्टियां हो गई हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। राफिया, अभी आपका नाम ही नहीं आया है। ओके सर। लेबर शात भी लगा दे। हमजा जावेद, क्या होगा? हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह,
जहांजेब, प्रेजेंट सर जहांजेब। जुनैद अहमद रब्बानी, यस सर। सर जहांजेब प्रेजेंट है सर। जहांजेब लगा दिए। सर जुनेद भी। जुनैद की भी लगा दिए। कुलसुम एजाज, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, खालिद हुसैन लगा दिया आपकी। किंजा खालिद चौधरी, यस सर। प्रेजेंट। लाइबा नसीर, प्रेजेंट सर। माहम एजाज, तो मारिज रसूल, प्रेजेंट सर। माहम एजाज, माहम एजाज, मरियम फिजा, प्रेजेंट सर। मसनूना कासी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद उमर 004, Yes, sir. Present. मोहम्मद behzad अनवर, मोहम्मद behzad अनवर, मोहम्मद हसीब, प्रेजेंट। मोहम्मद नासिर, पी फॉर प्रेजेंट। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहजेब इरशाद, सर जो कासिम है वो मीटिंग में है शाहजेब बट की तो लगने दो सर। शाहजेब प्रेजेंट। मोहम्मद उमर 94, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर तुफैल, जी सर प्रेजेंट। मोहम्मद ज़ुबैर तारिक, मोहम्मद ज़ुबैर तारिक, मोहम्मद ज़ुहैब खालिद, मुनीबा उस्मान, मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ हुसैन, यस सर। निदा नदीम, प्रेजेंट सर। राफिया कंवल, राफिया कंवल, प्रेजेंट। रिमशा सईद, यस सर। साद अमजद, साद अमजद, सादिया कयूम, प्रेजेंट। सफ़ा इदरीस, प्रेजेंट सर। शहबाज अहमद, यस सर। शादेब जमान, शादेब जमान, सिदरा नज़ीर, जी सर प्रेजेंट। उमर हयात, प्रेजेंट सर। वकार अनवर, वकार अनवर, जुनैरा जावेद,
Present, sir. ज़ारा फारूक, Present. ज़रमीन अकमल, Yes, sir, present. Sir, Muniba Osman is present. 1 मिनट में अटेंडेंस बोल देता हूँ जो स्टूडेंट एब्सेंट है, ताकि बाकी को भी पता चल जाएगा कि उनकी प्रेजेंट लगी है या नहीं, और अगर कोई है तो वो फिर प्रेजेंट लगवा सकता है। Okay, sir. अहमद जिया, जी सर। एमन यासीन, Present, sir. अलिशबा, अरफा अबरार, हमजा अली शान, इनायतुल्लाह, यस सर। माम एजाज, Present, sir. मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद बेहजाद अनवर, Present, sir. मोहम्मद कासिम, यस सर। सर। मोहम्मद जुबैर तारिक, मुनीबा उस्मान, Present, sir. साद अमजद, यस सर। शाहजेब जमान, Yes, sir. Present. वकार अनवर। Last time you have studied about chemical kinetics of a reaction. लास्ट टाइम आप लोगों ने ये देखा था किस तरह आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में वो इंफॉर्मेशन देते हो, कलेक्ट करते हो कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है या कम है। आप लोगों को किस तरह पता चलता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है इनिशियल में फास्ट था या मिड में फास्ट था या लास्ट में फास्ट था। इसके बारे में आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन जिस वक्त कैलकुलेट करते हो उसकी बेस पर बताते हो कि आप लोगों का रिएक्शन किस वक्त ज़्यादा था और किस वक्त कम था। जनरली हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में at the starting of reaction rate of reaction is high but at the time of completion reaction rate of reaction is low। जनरली जो है जिस वक्त हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं तो जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन शुरू होता है उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है और जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उसको कहते हैं जिसको हम जिस वक्त मेजर कर रहे होते हैं उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों के पास हासिल होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें आप लोग डिफरेंट टाइम के बाद रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हो और उसका आप लोग मीन कैलकुलेट करते हो, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है। वो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल वैल्यू से अगर डिफरेंट टाइम के बाद आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है उससे कम भी हो सकता है, उससे स्लाइटली ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एवरेज रेट वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है
जो दरमियान में होता है, ना ही उससे ज़्यादा होता है ना ही उससे कम होता है। जिस तरह अगर आप लोगों के पास वैल्यू जो हासिल होती हैं वो 1 2 3 हासिल होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, जिस वक्त आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद कैलकुलेट करते हो, तो इस कंडीशन में आप लोगों का एवरेज जो है आप लोग तीनों का सम करते हो और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हो। अगर दो वैल्यू हैं तो दोनों वैल्यू को सम करते हो और 2 से डिवाइड कर देते हो। इसी तरह अगर आप लोगों के पास 3 वैल्यूज़ हैं तो आप लोग तीनों को सम करते हो और 3 से डिवाइड कर देते हो। अगर 4 वैल्यू कैलकुलेट की हैं तो आप लोगों ने चारों का सम करना है और 4 से डिवाइड कर देना है। तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन से स्लाइटली कम या ज़्यादा हो सकता है। और जिस वक्त आप लोगों का रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली ज़्यादा होगा, उसके बाद जितना टाइम गुजरता जाएगा तो आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सपोज ये आप लोगों का इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें आप लोगों का ये टाइम है जिसमें आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हो। ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। इनिशियली जिस वक्त रिएक्शन नहीं होता उस कंडीशन में टोटल कंसंट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट स्पीशी के होते हैं, प्रोडक्ट का 0 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। इसके बाद जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में हम 5 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं रिएक्टेंट स्पीशी की या प्रोडक्ट स्पीशी की, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन को टाइम इंटरवल से डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को जो चेंज आता है उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करके भी हासिल कर सकते हैं। और दोनों के ज़रिए आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही हासिल होता है। इसका मतलब है कि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की डिक्रीज होती है उतनी ही कंसंट्रेशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हासिल होती है। अब जिस वक्त आप लोगों को 5 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो, सपोज उसकी वैल्यू हासिल आती है आप लोगों के पास 3.2। इसके बाद आप लोग आफ्टर 10 सेकंड you calculate rate of reaction. The rate of reaction value after 10 second is 2.6 और ये जो वैल्यू है 3.2 से कम है। इसका मतलब है कि पहले रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था, आफ्टर 10 सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो गया। उसके बाद आप लोग फिर फर्दर 5 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन 2.6 हासिल होता है। अब आप लोग इन तीनों का एवरेज निकालते हो, तो यानी कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तो तीनों को सम करते हो और डिवाइड करते हो 3 से, तो आप लोगों के पास वैल्यू ऑलमोस्ट 2.9 हासिल होती है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू 3.2 और 2.6 के एवरेज वैल्यू आप लोगों के पास 2.9 हासिल होती है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि 0 से 10 सेकंड तक आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो हासिल हुआ है वो 2.9 वैल्यू हासिल हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2.9 है एवरेज के लिहाज से। और अगर आप लोग इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का 10 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन 2.6 हासिल हुआ है और आफ्टर 5 सेकंड आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन 3.2 हासिल हुआ है। ये आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो इंस्टेंटेनियस है और जब इन दोनों को सम करते हो और माइनस डिवाइड करते हो 2 से तो आप लोगों के पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है। इसी तरह आप लोग फर्दर 5 मिनट के बाद यानी कि 15 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू
4 हासिल होती है। इसके बाद फर्दर आप लोग 5 मिनट के बाद कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू अपने पास 1.8 हासिल होती है। और इस वक्त आफ्टर 2.4 और 1.8 का एवरेज जिस वक्त आप लोग कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू आप लोगों के पास 2.1 हासिल होती है। इसका मतलब है कि 10 सेकंड के बाद जिस वक्त आप लोग एवरेज कैलकुलेट करते हो तो वो वैल्यू आप लोगों के पास इंटरमीडिएट वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के। अगर आप लोगों को रिजल्ट जो है इसमें आप लोग एवरेज वैल्यू को एक्चुअल में आप लोग रिजल्ट जिस वक्त लिखते हो तो उस कंडीशन में एवरेज वैल्यू प्लस माइनस ये जो आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको आप लोग प्लस या माइनस करके इसके साथ लिखते हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक्चुअल वैल्यू हासिल होती है। इसी तरह फिर आप लोग फर्दर जो है 5 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है 1.6। अब आप लोग ये देख सकते हो कि हर 5 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। इसके बाद अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो 0 से 15 मिनट तक रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस सभी को सम करना है और जितनी भी वैल्यू बनती है उससे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। जिस तरह 1 2 3 4 5 6 सॉरी ये 5 यहाँ तक आप लोगों के पास 5 वैल्यूज हासिल होती हैं, तो आप लोगों ने इन 5 वैल्यू को सम करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एवरेज वैल्यू जो है वो 2.3 हासिल होती है। अब ये 2.3 वैल्यू जो है इस वैल्यू से ग्रेटर है, लेकिन 2.4 2.6 और 3.2 से लेस है। इसका मतलब है कि एवरेज वैल्यू जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू से स्लाइटली ग्रेटर भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है। इसी तरह आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ आप लोग इसके रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है जितना टाइम आप लोग ज़्यादा रहते हो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है। और ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल गिवन है जिसमें आप लोग हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल होते हैं। वो पहली एग्जांपल जो थी वो उस कंडीशन में थी जिस वक्त आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल सेम थे, और ये एग्जांपल उस वक्त है जिस वक्त आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल जो हैं वो डिफरेंट है। रिएक्टेंट के हाइड्रोजन के 1 मोल है, प्रोडक्ट का आप लोगों के पास 2 मोल हासिल हो रहे हैं। और कैलकुलेशन आप लोगों ने बिल्कुल सेम उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं डिफरेंट इंटरवल के बाद, जिस तरह आप लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस या आप लोगों ने जो कैलकुलेशन है वो देखी थी। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद डिफरेंट वैल्यू हासिल होंगी और उसकी बेस पर आप लोगों ने बता देना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस वक्त ज़्यादा था किस वक्त कम था। ये इसके साथ में कैलकुलेशन की हुई है, ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है जो आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करनी है। जिस वक्त आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जिस वक्त ग्राफ हासिल होता है, ये ग्राफ आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड का है जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी, लेकिन जिस तरह टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और ये आप लोगों के पास डिक्लाइन जो है वो ये शो कर रहा है कि आप लोगों के पास जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है तो आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि आप लोगों के पास इस और इसके दरमियान रेशो जो है वो 1:2 की रेशो हासिल हो रही है। तो इसमें आप लोगों के पास 1 का डिक्लाइन है तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट का 2 का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ से एक नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का डिक्रीज होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड के आप लोगों के पास 2 मोल्स बनते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है।
जिसको आप लोग कैलकुलेट करते हो, और जिस वक्त आप लोगों के पास ये ग्राफ हासिल होता है उसके बाद आप लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करते हो, जिसके ज़रिए आप लोग स्लोप जो है वो कैलकुलेट करते हो, जिसमें आप लोगों के पास स्लोप जो है वो इक्वल होती है वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस या चेंज इन वाई एक्सिस वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस वैल्यू। यानी कि जो कंसंट्रेशन आप लोगों के पास मोलर कंसंट्रेशन चेंज आएगी वो वैल्यू डिवाइडेड बाय जो एक्स एक्सिस के गिर्द आप लोगों का टाइम में चेंज हासिल होगा, उसका जिस वक्त आप लोग रेशियो कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लोप हासिल होती है। और ये स्लोप जो है आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए प्लस में होगी, क्योंकि आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये इस स्लोप की वैल्यू रिएक्टेंट स्पीशी के लिए नेगेटिव में होगी, क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्शन जितना यानी कि टाइम रिएक्शन को मिल रहा है उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। और इस स्लोप से हमें पता चलता है कि आप लोगों के रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और उसी बेस पर आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो हासिल होती है। अगर आप लोगों के पास इस तरह डिक्लाइन में होगी, इसका मतलब है कि आप लोगों की स्लोप जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, और अगर आप लोगों के पास ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में हासिल होगी। और ये आप लोगों के पास जो एवरेज वैल्यू और सारा कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को पिछले टेबल में शो करवा दिया है। तो ये आप लोगों को दिया हुआ है कि अगर आप लोग डिफरेंट टाइम या डिफरेंट पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लोप की वैल्यू भी डिफरेंट हासिल होती है। अगर आप लोगों के पास ये इन दो पॉइंट्स को यूज़ करते हो, इस रिएक्टेंट स्पीशी के लिए और ये प्रोडक्ट स्पीशी के लिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो एवरेज टाइम हासिल है यहाँ से यहाँ तक का वो 10 सेकेंड है, और जो कंसंट्रेशन में चेंज आया है वो आप लोगों के पास 0.0181 मोलर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना चेंज आप लोगों के पास हासिल हुआ है। इसके बाद अगर आप लोग टाइम इंटरवल इंक्रीज करके 40 सेकंड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की जो हासिल हुई है वो ये है। 40 सेकंड में आप लोगों के पास यहाँ से लेकर 1 मोलर से लेकर ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ तक वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई है, और आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ से 0.0 से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है वो 1.1 तक इंक्रीज हुई है। और जिस वक्त आप लोगों ने स्लोप कैलकुलेट करनी है तो उस कंडीशन में आप लोग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यू को डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास स्लोप जो है वो हासिल हो जाती है। और इस तरह आप लोग डिफरेंट इंटरवल के बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वैल्यू ग्राफ करते हो और उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लोप जो है वो हासिल हो जाती है। अब आप लोगों के पास एक रिएक्शन है जिसमें आप लोग N2O5 को डिकम्पोज करते हो, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस कंडीशन में आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल जो आप लोगों के पास है वो 0 है, 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 400 सेकेंड, 500, 600, 700 सेकेंड। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास इनिशियल कंसंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की 0.0200 है, और जिस वक्त आप लोग 100 सेकेंड गुजरते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसकी कंसंट्रेशन हासिल होती है 0.0169, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल है उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो हासिल होती है वो 0.0063 है,
और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0.0016 है। और इसको आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन, जिस तरह आप लोग कहते हैं को 1 डिवाइडेड बाय दिस, उसके ज़रिए ही कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, और उसकी बेस पर आप लोग इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। जिस तरह आप लोगों के पास यहाँ पर केमिकल इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास 2 टाइम्स होगी। अगर इसकी 2 टाइम्स है तो इसकी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास 4 टाइम्स होगी। इसकी अगर कंसंट्रेशन जो है वो 3 है तो आप लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसकी वैल्यू जो है वो 6 मोलर हासिल होगी। लेकिन जिस वक्त आप लोग इसकी कंसंट्रेशन को इसके साथ कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में इसके 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इसका 1 मोल होगा इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के हाइड्रो जो ऑक्सीजन है उसका हाफ मोल आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगा। और अगर आप लोगों के पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 10 मोल्स हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑक्सीजन के 5 मोल्स हासिल होंगे। और इसी रेशो के ज़रिए आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और ये डिफरेंट इंटरवल के बाद इसकी मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट की हुई है, और इसके साथ इसकी स्लोप जो है वो भी बताई हुई है, जिसमें आप लोग ये आप लोगों के पास अलोंग वाई एक्सिस वैल्यू होगी। इस वैल्यू को y2 माइनस y1 से माइनस करना है, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करना है, और आप लोगों के पास डेल्टा बी वैल्यू हासिल होगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय एक्स वैल्यू को आप लोगों ने x2 वैल्यू को x1 से माइनस करना है, जिसमें आप लोगों के पास ये x2 400 के इक्वल आता है और x1 जो है आप लोगों के पास 300 के इक्वल आता है। तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास जो भी वैल्यू हासिल होगी y2 माइनस y1, यानी कि y2 में से y1 को माइनस करना है। इसी तरह x2 वैल्यू में से x1 को माइनस करना है, और जो y2 माइनस y1 के ज़रिए आप लोगों के पास जो वैल्यू हासिल हुई है उसको डिवाइड कर देना है उस वैल्यू से जो आप लोगों के पास x2 माइनस x1 के ज़रिए हासिल हुई है। तो वो आप लोगों के पास इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की स्लोप होगी। और वो स्लोप जो है अगर आप लोगों के पास लाइन जो है असेंडिंग ऑर्डर में है तो उस कंडीशन में वो स्लोप पॉजिटिव फॉर्म में होगी, और अगर आप लोगों के पास लाइन डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उस कंडीशन में वो स्लोप आप लोगों के पास नेगेटिव फॉर्म में होगी। अगर स्लोप ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा स्पीड के साथ बन रही है, और अगर आप लोगों के पास स्लोप कम होगी तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशीज स्लो स्पीड के साथ हासिल हो रही है। और उसकी बेस पर आप लोग बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा है या स्लो हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट की हुई है जो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। अब डिफरेंट टाइम इंटरवल है जो आप लोगों ने इधर से चेक किया है, जिस तरह ये आप लोगों के पास टाइम इंटरवल है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। इसमें ये जो वैल्यू है ये आप लोगों के पास अलोंग वाई एक्सिस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। आप लोग इस वैल्यू को पुट करते हो तो आप लोगों के पास ये वैल्यू हासिल होती है कि इनिशियल फाइनल वैल्यू जो है वो 0.0101 मोलर सोल्यूशन है, और फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू आप लोगों के पास 0.0120 मोलर, और टाइम इंटरवल जो है वो 400 सेकंड से 300 सेकंड तक है। जिस वक्त आप लोग इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 1.9 इंटू 10 रेज पावर -5 मोलर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू जो आप लोगों ने स्लोप हासिल की है ये रेट ऑफ रिएक्शन है जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन अगर ज़्यादा होगा
इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ हासिल हो रही है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, इसका मतलब है कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो स्लोली हासिल हो रहा है। और इस तरह हम रेट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की मदद से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो स्लोप जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और ये आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, जिसके ज़रिए अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स, मैंने आप लोगों को बताया था रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको लिखना है। उसके बाद चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करना है। जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट स्पीशीज के लिए कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती है इस रिएक्शन के दौरान, तो इसके लिए हम इसके साथ माइनस का साइन यूज़ करते हैं। इसके साथ 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशीज के लिए है, और प्रोडक्ट स्पीशीज के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो उस कंडीशन में हम 1 डिवाइडेड बाय 4 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसी तरह अगर आप लोग ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो उसके लिए भी आप लोगों के पास 1 डिवाइडेड बाय 1 इनटू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और इसको आप लोग इस इक्वेशन को यूज़ करके डिफरेंट टाइम इंटरवल के ज़रिए आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग इसके ज़रिए भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग स्लोप के ज़रिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, और वो स्लोप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी, जो आप लोगों को सर बताई। जी मुशर्रफ सर जी, ये प्रोडक्ट का अलग से लिखना पड़ता है या साथ भी लिख सकते हैं BnO2 और O2 वाला? ये NO2 ये अलग-अलग होता है, हर एक की कंसंट्रेशन अलग बनती है ना, एक जैसी तो कंसंट्रेशन ही होती है, हर एक की डिफरेंट होती है, इसलिए हम हर एक के लिए अलग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बन रही है, किसी कंसंट्रेशन कम बन रही है, क्योंकि हर एक की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं बनती। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के तो 4 मोल बन रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 1 बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी, इसकी कंसंट्रेशन कम बनेगी। इस वजह से हम रेट ऑफ रिएक्शन हर एक के लिए अलग-अलग कैलकुलेट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी राफिया। सर इनके रेट सेम है क्योंकि ये इक्वल में लगाए हुए हैं ना इन्होंने साइन। इक्वल नहीं, ये सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके लिए भी है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसके लिए भी है। इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी कि इसकी ज़्यादा बनेगी और इसकी कम बनेगी, लेकिन रिएक्शन की स्पीड जो है वो तकरीबन सभी की सेम होगी, कि जितने ये कंज्यूम होगा उसी रेशो से ये बनेगा और उसी रेशो से ये बनेगा। सर इसका ये नहीं होता मतलब कि रिएक्टेंट वो बन रहे हैं उसी स्पीड से, प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से बन रहे हैं, लेकिन बस साइन हमने चेंज उसका करना है। कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, यानी कि बनेगी उसी रेशो के साथ, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट होगी। ओके सर। ठीक है, तो ये आप लोगों के सर पास लेकिन उसका हमने जो ग्राफ से हमने स्लो फाइंड की थी उसमें हमने कोई कांस्टेंट वगैरह तो नहीं यूज किया था, जिस तरह से हम अब यूज कर रहे थे 1/2, तो इस तरह तो हमने यूज नहीं किया था। तो फिर आपने कहा ना कि स्लोप से भी रेट फाइंड कर सकते हैं उस तरह से भी। क्योंकि वो जो बेसिकली डिफरेंट पॉइंट जो टाइम इंटरवल पर वैल्यू जो गिवन थी वो बेसिकली डिफरेंट टाइम इंटरवल ही थे, क्योंकि आप लोग जब भी स्लोप कैलकुलेट करते हो वो डिफरेंट टाइम इंटरवल के दरमियान वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। अब जिस तरह एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पर आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, इस पर आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अब यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप लोग स्लोप के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम हासिल होती है।
इसी तरह आप लोगों के पास ये ग्राफ है कि ये आप लोगों के पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों पर आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की हुई है। आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लोप हासिल होगी और वो स्लोप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। आप लोग दूसरा मेथड जो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है, जिसके जरिए आप लोग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल के जरिए कैलकुलेट करते हो, उसके जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों चीज़ें सेम हैं, क्योंकि इस कंडीशन में अभी आप लोगों ने, क्योंकि वाई अलोंग वाई एक्सिस के गिर्द जो है आप लोगों के पास इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन है और अलोंग एक्स एक्सिस के आप लोगों के पास चेंज इन टाइम है। और जब भी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास चेंज इन कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्पीशी के, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम होता है, और वही स्लोप के इक्वल होती है और वही रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। और उसके जरिए आप लोग बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है या कम है। अगर आप लोगों के पास वो वैल्यू ज़्यादा हासिल होती है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, और अगर आप लोगों के पास वैल्यू कम हासिल होती है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास दी हुई है एक ग्राफ जो है, इसके ज़रिए आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो अब डिफरेंट इंटरवल है ना, एक वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की है, एक 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 यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने वहाँ पर इस तरह उसको ड्रा करना होता है लाइन को, कि उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं अटैच करें, उस लाइन को मैक्सिमम पॉइंट जो है वो अटैच कर सके, और उसके बाद आप लोग उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हो, उसका रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लेते हो। अलोंग वाई एक्सिस जो है आप लोगों के पास जो वैल्यू होगी वो कंसंट्रेशन की होगी, अलोंग एक्स एक्सिस जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होगी वो आप लोगों के पास चेंज इन टाइम की होगी। और आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंस होता है बेसिकली चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी या प्रोडक्ट स्पीशी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये भी वही चीज़ है कि इसमें भी आप लोग इस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कर रहे हो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल से कर रहे हो, जिसके जरिए आप लोगों के पास स्लोप हासिल होती है और वो स्लोप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हासिल होती है। और इस तरह आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हो कि आप लोगों ने डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद, क्योंकि अगर आप लोग हर टाइम इंटरवल के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करने बैठ जाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को टाइम बड़ा लगता है। तो आप लोगों की ये कोशिश होती है कि बस डेटा हासिल करें और जितना भी आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई है तो उसके ज़रिए हम डायरेक्ट ही एट द एंड ये बता दें कि रिएक्शन रेट जो है वो कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए हम एक दफ़ा ही डेटा कैलकुलेट करते हैं, उसके ज़रिए ग्राफ ड्रा करते हैं और उस ग्राफ पर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं और उसके ज़रिए आप लोगों के पास स्लोप हासिल होती है, और वो स्लोप की वैल्यू जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है, और उसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है या कम है। और वो आप लोग जितने भी वैल्यू पुट करोगे उसके दौरान ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। जिस तरह ये आप लोग इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करते हो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट को यूज़ कर सकते हो और उसके ज़रिए भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग ये वाले पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो वैल्यू है उन पॉइंट्स को यूज़ करके भी स्लोप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते कि आप लोग हर टाइम इंटरवल के बाद ये वैल्यू कैलकुलेट की है, फिर आप लोग उसके रेट चेंज जो है वो कैलकुलेट करो जिसके ज़रिए आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हो। उसके बाद फिर इसके लिए अलहदा से कैलकुलेट करो, 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 तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और आप लोगों को पता है कि साइंस जो है इस चीज़ का नाम है कि जो आप लोगों को फैसिलिटेट करे, आप लोगों को जो है वो आसानी पैदा करे, जिसके ज़रिए आसानी से आप लोग काम को टेकल कर सको।
इसी वजह से हम एक दफ़ा ही डेटा को यूज़ करते हैं, उसको ग्राफ फॉर्म में ग्राफ बनाते हैं और उस पर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अगर हमें चाहिए कि बस इन तीन के लिए हम अलहदा, ये स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट हैं इनके लिए हम अलहदा से यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट वाले मिड के लिए हम अलहदा से यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद वाले 3 जो हैं उनके लिए हम अलहदा से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रा या अप्लाई कर सकते हैं। उसके ज़रिए हमें हमारे पास डिफरेंट इंटरवल पर भी स्लोप हासिल हो सकता है और डायरेक्ट ही हम कंप्लीट वैल्यू के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके ज़रिए हमारे पास स्लोप की वैल्यू हासिल होती है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी लाइन तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लोप नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी, और अगर आप लोगों के पास असेंडिंग ऑर्डर में ग्राफ बनता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लोप जो है वो प्लस फॉर्म में हासिल होगी, और वो वैल्यू कम या ज़्यादा आप लोगों को बताएगी कि आप लोगों का रिएक्शन रेट जो है वो कम है या ज़्यादा है, और इस तरह हम बता सकते हैं कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम है या ज़्यादा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिसमें दिया हुआ है कि आप लोगों के पास रिएक्शन हो रहा है जिसमें आप लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एसिड की मौजूदगी में, जिसके रिजल्टेंट में आप लोगों के पास ट्राई आयोडाइड आयन बन रहा है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, और जिस वक्त इसकी कंसंट्रेशन आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है 1.000 मोलर से 0.868 मोलर तक, और आप लोगों के पास टाइम जो है फर्स्ट सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर ये चेंज हासिल होता है, तो आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है इसका एवरेज रेट जो है फर्स्ट 10 सेकेंड के अंदर क्या होगा। तो वही वैल्यू आप लोगों ने इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोगों के पास दी हुई है, टाइम चेंज ये आप लोगों के पास दी हुई है वैल्यू, आप लोगों ने इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 10, जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास एवरेज रेट होगा। ठीक है, कर सकते हो। इस तरह के आप लोगों को न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें आप लोगों को केमिकल इक्वेशन गिवन होगी, कंसंट्रेशन गिवन होगी, आप लोगों से पूछा जाएगा इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आप लोगों ने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, जिसमें आप लोगों के पास अगर ये स्पीशी है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है आप लोगों के पास, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आप लोगों ने नेगेटिव का साइन यूज करना है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उसको आप लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर आप लोगों के पास डिक्रीज हो रहा है क्योंकि रेफरेंस स्पीशी है इसलिए हमने नेगेटिव फॉर्म में लिखा है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय इसके नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद इसके नंबर जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, फाइनल वैल्यू जो है कंसंट्रेशन की वो 0.868 मोलर है, माइनस ये इनिशियल वैल्यू जो 1 है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इनके पास 10 सेकेंड है। इसको जिस वक्त आप लोग सॉल्व करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 4.40 इंटू 10 रेज पावर -3 मोलर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन 1 सेकेंड के अंदर इतनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही है, इतनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की 1 सेकेंड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है, और इसके रिजल्ट जो है वो मुझे मैसेज के ज़रिए शेयर करना है कि आप लोगों के पास इसका रिजल्ट क्या आता है, जिसमें आप लोगों ने ग्लूकोज को डिकम्पोज करना है मेथनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में।
तो उस कंडीशन में रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज का क्या होगा और कितना होगा, किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, आप लोगों ने कंपेयर करके दोनों की कैलकुलेट कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जिस वक्त आप लोगों को रेट ऑफ सॉरी अब करनी है आज आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए इसको करना है, क्योंकि दूसरा सेक्शन जो है आप लोगों से काफ़ी आगे है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का और उनका सिलेबस जो है वो इक्वल हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को उतना पढ़ा दूँ जितना उनको पढ़ाया है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, सर जी पीछे तो राइट। मतलब उसकी कंसंट्रेशन वगैरह नहीं दी थी, तो फिर किस तरह से करना है? उसमें कंपेयर करके कर सकते हैं, जिस तरह मैं पहले आप लोगों को बता रहा था ना कि 2 मोल डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के बन रहे थे, यूज हो रहे थे, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बन रहे थे, तो हम उसको कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें सर मतलब मोल्स ये को वैल्यू जो है देखते हुए हम कर सकते हैं। जी, मोल्स को देखते हुए हम कंपेयर करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो ओके है सर, ठीक है, समझ आ इसकी गई। वैल्यू से इसकी डबल वैल्यू होगी और वही उसकी कंसंट्रेशन होगी, उसके बेस पर हम बता सकते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके भी नंबर ऑफ मोल्स इसकी निस्बत डबल बन रहे हैं। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन गिवन हो तो इसकी हाफ इक्वल होगी, और अगर इसकी वैल्यू गिवन हो तो इसकी कंसंट्रेशन उसके हाफ होगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन गिवन हो तो इसकी कंसंट्रेशन उस वैल्यू की डबल हो जाएगी। बस ये चीज़ है, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन का आप लोगों ने लिखना है दोनों का, और दोनों का इक्वल कर देना है कि रेट लगा दें। और फल लगा देते हैं। इसके बाद है कि आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह मॉनिटर करते हो। अब आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सालों साल चलते हैं। जिस तरह HCl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है ऐड करोगे फौरन से रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन जो लोहा है उसको जंग लगना प्रोसेस जो है वो कई सालों तक चलता है। अब वो वाले रिएक्शन जो विद इन 1 आवर होते हैं उसको हमें कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ता है, हमें बार बार रीडिंग लेनी पड़ती है। अब इस तरह अगर आप लोगों के पास एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वैल्यू जो हैं वो 3 से अबव होनी चाहिए, जो आप लोगों के पास कम से कम मिड में जो पॉइंट हैं वो 3 हासिल हों, यानी कि एक इनिशियल होगा, 3 दरमियान वाले होंगे, और लास्ट में जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो टोटल वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 5 बनती हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आप लोगों के पास इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू है, उसके दरमियान में कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके बारे में आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसीलिए हम कहते हैं वो वाले रिएक्शन जो विद इन 1 आवर होते हैं उनको हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर एक रिएक्शन आप लोगों के पास 10 मिनट में कंप्लीट होता है सपोज, तो जाहिर है आप 10 मिनट में कंप्लीट होता है तो उसको आप लोगों ने डिफरेंट इंटरवल पर भी कैलकुलेट करना है कि उसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हासिल हुआ है। तो उसके लिए आप लोग इस तरह उसकी डिवीजन करते हो, टाइम को इस तरह स्प्लिट करते हो कि आप लोगों के पास मिनिमम 4 या 5 रीडिंग हासिल हो जाए। अगर 10 मिनट में कंप्लीट होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने कम से कम 2-2 मिनट के बाद उसको मॉनिटर करना है। अगर एक रिएक्शन 5 मिनट के बाद कंप्लीट होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने मिनिमम 1 मिनट के बाद रिएक्शन को मॉनिटर करना है। आप लोग 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद भी रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो लॉन्ग टाइम में होता है तो उसके लिए आप लोग डिफरेंट टाइम यानी कि ज़्यादा टाइम के बाद उसको मॉनिटर करते हो। उसके लिए ये नहीं होता कि आप लोगों ने 2 मिनट के बाद हर 2 मिनट के बाद कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अगर इस तरह करना शुरू हो जाते हो तो उसमें तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम रिएक्शन को इस तरह मॉनिटर करते हैं। अगर
विद इन 1 आवर होता है रिएक्शन तो उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में होता है तो उसको हम उसी तरह से स्प्लिट करके फिर मॉनिटर करते हैं। अब मॉनिटर किस तरह करते हैं, हमें पता किस तरह चलता है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। एक है पोलैरिमेट्री टेक्निक। ये पोलैरिमेट्री टेक्निक जो है वो उन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होती है जिनमें कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन पर अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाते हैं तो वो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, जिसके ज़रिए हमें रीडिंग हासिल होती है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब वो कितना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, और कंसंट्रेशन बेसिकली सॉल्यूट की अमाउंट होती है कि रिएक्टेंट स्पीशी की ज़्यादा अमाउंट है या कम है, और उस अमाउंट के बेस पर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। कंसंट्रेशन की बेस पर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अब सपोज आप लोगों के पास ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि पोलैरिमेट्री के ज़रिए हम उन कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम फिर डिफरेंट टेक्निक, इसके अलावा कोई और टेक्निक जो है वो अप्लाई करते हैं। अब ऐसे कंपाउंड के लिए सेकंड जो टेक्निक है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऐसी टेक्निक है जिसमें आप लोग लाइट को फॉल करवाते हो स्पीशी या सल्यूट के कंसंट्रेटेड या डिल्यूट सॉल्यूशन पर। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पीक जो है वो हासिल होती है, कोई इंडिकेशन जो है वो हासिल होती है जो आप लोग स्क्रीन पर हासिल करते हो। इसमें आप लोग पीएल लुमिनिसेंस जो है इंस्ट्रूमेंट उसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसके ज़रिए भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंपलसरी है फ्लोरेसेंस के लिए आप लोगों के पास कंपाउंड जो है ऐसा होना चाहिए जो जिसमें फ्लोरेसेंस मौजूद हो। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि फ्लोरोमीटर के साथ पीएल लुमिनिसेंस के ज़रिए आप लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसके लिए एप्लीकेबल होता है जो कंपाउंड इस रेंज की लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, जिसके ज़रिए इंडिकेशन होती है, और उस इंडिकेशन के ज़रिए आप लोग उस इंडिकेशन से आप लोग ये पता लगा सकते हो कि कंपाउंड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अरफा अबरार आपकी अटेंडेंस लगा दी है। अब वो वाले कंपाउंड जो ऑप्टिकली यानी कि जिनका लाइट की वजह से कोई अफेक्ट नहीं होता, इसका मतलब है कि वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक के ज़रिए हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इसका फिर नेक्स्ट प्रोसीजर है कि आप लोग टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें आप लोगों का या गैस फेस रिएक्शन होते हैं जिनमें आप लोगों को रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी बेस पर नंबर ऑफ कोलिजन कम या ज़्यादा होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन डिपेंड करती हैं कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और उस बेस पर आप लोग प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो, और उस बेस पर आप लोग बता सकते हो कि कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, और उस चेंज इन कंसंट्रेशन की बेस पर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो वाले केमिकल रिएक्शन जिनके नंबर ऑफ मोल्स सेम आ जाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए, तो इसका मतलब है कि प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये उन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो अप्लाई करते हैं।
हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान मॉनिटर करने के लिए एक टेक्निक नहीं है, डिफरेंट टेक्निक है। क्योंकि अगर एक टेक्निक जो है वो एप्लीकेबल नहीं है तो हम दूसरी यूज़ करते हैं, अगर दूसरी एप्लीकेबल नहीं है तो फिर तीसरी यूज़ करते हैं, तीसरी एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हम चौथी टेक्निक को जो है यूज़ कर लेते हैं। अगर ये वाली टेक्निक जो है वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हम टाइट्रेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाता है। ये डिफरेंट टेक्निक है जिसके ज़रिए आप लोग ये इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा है या स्लो हो रहा है, क्योंकि इन टेक्निक के ज़रिए आप लोगों के पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हासिल होती है और उस कंसंट्रेशन me, की sir. बेस पर। जी राफिया। सर गैस क्रोमेटोग्राफी का बता दें, ये किस तरह से मतलब कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन? ये आप लोगों के पास इस तरह सिग्नल हासिल होता है, ये जिस तरह आप लोगों के पास ग्राफ हासिल हुआ है, इसी तरह आप लोगों के पास यूवी में भी इसी तरह का ग्राफ हासिल होता है, जिस तरह ये आप लोगों के पास स्क्रीन पर शो किया हुआ है। और इसके ये जो हाइट है इसके नीचे आएगी, ये हाइट नीचे आती है तो इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, और अगर ये पीक हाइट ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसकी वजह से ये पीक अपीयर हो रही है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, और उसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि आप लोगों के स्पीशी की कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट स्पीशी है, और जिसकी कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ जाएगी इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट स्पीशी है, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन हमेशा लो होगी और प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा यानी कि हाई की तरफ शिफ्ट होगी। और इस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी रिएक्टेंट स्पीशी है, कौन सी प्रोडक्ट सर मतलब स्पीशी है। ये सेंसिटिव किस तरह से होता है, जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा है, मतलब कि अगर हम देखें पोलैरिमेट्री तो उसमें जो है मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव हो तो फिर रोटेट होता है, तो इस तरह से ये किस वजह से ये पीक्स आती हैं इसमें? इसके बारे में कंप्लीट ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इसके बारे में, प्रेशर जो है इसी बारे में, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में, पोलरीमीटर के बारे में, ये जितने भी आप लोगों के पास टेक्निक हैं इनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 में है। इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आप लोग गैस को ये जिस तरह आप लोगों के पास पंप नज़र आ रहा है, इधर से आप लोग गैस को इसमें इंसर्ट करते हो, उसके आगे जो है फ्लेम यानी कि हीट आप लोग करते हो। जिस तरह आप लोगों के पास ये कॉइल नहीं होती जिसके आप लोगों ने बाज़ दफ़ा ये भी देखी हो कि एक राड मिलता है या कॉइल टाइप जो है राड मिलता है जिसको आप लोग वाटर को गर्म करने के लिए यूज़ करते हो, और वो इलेक्ट्रिकल होता है कि यानी कि तार उसका यानी कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, और अगर उसको पानी में डाल देते हो तो वो पानी को गर्म कर देता है, या ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर जिस तरह आप लोगों ने देखा हो शायद। इस तरह के इसमें जी आगे सर। कॉइल लगी होती हैं, और वो कॉइल जो है बेसिकली इन गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि एनर्जी बेसिकली वेव लेंथ है, ठीक है। और वो वेवलेंथ और जो आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल हैं उनकी भी ज़ाहिर है एनर्जी है, वो भी वाइब्रेट करते हैं, उनकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अब जिस वक्त ये दोनों मैच करते हैं, जिस वैल्यू पर जिस टेम्परेचर पर इनकी एनर्जी दोनों की मैच करेगी, उस कंडीशन में आप लोगों के पास यहाँ पर सिग्नल हासिल होगा। ये डिटेक्टर जो है वो शो करेगा कि इस वैल्यू पर दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर गई है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास सिग्नल अपीयर होगा। और जिस पोजीशन पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेंगी, ये हीट जो आप लोग कर रहे हो हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हो उसकी, और जो आप लोगों के पास गैस है उसकी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह का फ्लैट टाइप जो है वो ग्राफ हासिल होगा, और उसके ज़रिए आप लोग बता देते हो कि आप लोगों का रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर जो एनर्जी मैच हो रही है वो गैस मॉलिक्यूल और जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड वाली कर रहे एनर्जी है? हैं, जी जी जी,
ओके सर। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सेम स्टूडेंट जो है वो सेम के साथ ही रहना पसंद करते हैं, यानी कि ना जो खेलने वाले स्टूडेंट है वो खेलने वाले स्टूडेंट के साथ ही यानी कि रहना शुरू कर देते हैं। जिस तरह स्टार्टिंग में पहले सेमेस्टर में आप लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी, तो वो वाले स्टूडेंट जो यानी कि बातें ज़्यादा करते हैं, तो वो दूसरे उसी स्टूडेंट के साथ ज़्यादा यानी कि रहना पसंद करते हैं जो दूसरा स्टूडेंट ज़्यादा बातें करता है। या फिर एक खेलने वाला स्टूडेंट है तो वो दूसरे खेलने वाले स्टूडेंट को ही लाइक करता है। इसी तरह जिनकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी मैच होगी, उस कंडीशन में इनमें रेजोनेंस होती है, और उस रेजोनेंस की वजह से आप लोगों के पास पीक हासिल होती है। इसके बाद डिफरेंट फैक्टर जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी ये दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो इसकी कंपाउंड की नेचर है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की नेचर क्या है। मोस्टली गैस फॉर्म में जो रिएक्टेंट स्पीशी होती है उनका रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड की निस्बत ज़्यादा फास्ट होता है, और जो लिक्विड मालिक्यूल होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी गैस फॉर्म में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड फॉर्म में उससे कम एनर्जी होती है, सॉलिड फॉर्म में सबसे कम एनर्जी होती है। इसके साथ अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी पाउडर फॉर्म में हो और ब्लॉक की फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में पाउडर फॉर्म वाले रिएक्टेंट स्पीशी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगी, क्योंकि उनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। ब्लॉक स्पीशी जो है वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कम शो करेगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। और इसके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या आयन जो हैं उनका भी रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट होता है। जिस तरह एटॉमिक साइज अगर आप लोग बात करते हो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, तो उस कंडीशन में एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। इसी तरह दूसरा फैक्टर टेम्परेचर का है कि जितना आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करोगे, तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि उनकी कोलिजन ज़्यादा होंगी, और जितनी कोलिजन ज़्यादा होंगी इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में उतनी ही स्पीड के साथ कन्वर्ट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। इसके बाद थर्ड फैक्टर है कैटालिस्ट का, कि आप लोग जिस वक्त कैटालिस्ट वो स्पीशी होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो कम करती है या ज़्यादा करती है। अगर कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करता है तो इसका मतलब है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, और वो कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट वो स्पीशी होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज़्यादा करती है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, एट द एंड जो है वो रीजनरेट हो जाती है। हम कैटालिसिस को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज। जिस वक्त रिएक्टेंट स्पीशी और कैटालिस्ट का सेम फेज होगा, यानी कि सॉलिड सॉलिड हो या लिक्विड लिक्विड हो या गैस फॉर्म में हो दोनों, तो उस कंडीशन में हम उनको कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर दोनों का डिफरेंट फेज होगा तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और लास्ट जो है वो है कंसंट्रेशन फैक्टर का। रिएक्टेंट स्पीशी की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी जो है एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्पीड के साथ कोलिजन शो करेंगे, और जितनी कोलिजन के साथ वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, जितनी नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा करेंगे तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और इस कंडीशन में हमने एक रेट लॉ जिसको हम कहते हैं, उसके मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी के, और उस मोलर कंसंट्रेशन की पावर जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होती है। जिस तरह सपोज आप लोगों के पास ये एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट स्पीशी हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जिस वक्त हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी, और इसकी पावर में आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख देने हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी स्पीशी, और इसकी पावर आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख देने हैं। अगर 1 है तो हम कुछ नहीं लिखते हैं, अगर 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 2 लिख देते हैं, अगर 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 3 लिख देते हैं। और जिस वक्त हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो
तो वो आप लोगों के पास एक कांस्टेंट वैल्यू हासिल होती है जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। और अगर आप लोग इस पावर को सम करते हो तो आप लोगों के पास रिएक्शन का ऑर्डर हासिल होता है। ये जो आप लोगों के पास पावर फॉर्म में हासिल होती है, इनका सम हासिल करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन का ऑर्डर हासिल होता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। और वो स्टूडेंट सुन लें जो एब्सेंट हैं। एक्सक्यूज मी अलिशबा, सर। अलिशबा, सर एक्सक्यूज मी सर। जी राकिया। सर मैंने कहना था जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गैस का सबसे ज्यादा होता है। गैस फेज में ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड फेज में होगा, उसके बाद सॉलिड फेज में होगा, और ये जर्नल है, यानी ओके ये सर। कंपलसरी नहीं है। जी ओके, थैंक यू सर। जी लाइबा। सर मैं ये बात पूछना चाह रही थी कि क्या आपके पास न्यूमेरिकल आंसर की है, क्योंकि अगर हम जब न्यूमेरिकल करते हैं हमें नहीं आइडिया होता हमारा वो न्यूमेरिकल ठीक है या नहीं। लाइबा इसके मेरे पास की नहीं है। तो सर फिर हम लोग पेपर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें कैसे पता होगा कि हमारा ठीक है या नहीं। और ये जो बुक है आप जी लोग इसको सॉफ्ट फॉर्म में नेट से डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें जो न्यूमेरिकल हैं उनके या तो ओड के आंसर गिवन होंगे या इवन के गिवन होंगे। उससे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों का आंसर ठीक आया है या गलत आया है। सर जो बुक डाउनलोड करेंगे उसमें ये गिवन होगा। जी, पीडीएफ फॉर्म में ये कंप्लीट बुक जिसमें PC1, PC2, PC3 तीनों ही पोर्शन उसमें शामिल होंगे। ठीक है सर। जी। थैंक यू। अलिशबा, अलिशबा, प्रेजेंट सर। हमजा अली शान, हमजा अली शान, मोहम्मद इमरान अहमद, Yes, sir, present. मोहम्मद जुबैर तारिक, मोहम्मद जुबैर तारिक, जी उमर, जी मुशर्रफ, आप काफ़ी देर से पहुंच रहे हैं कुछ। सर रिएक्शन रेट और रेट ला दोनों डिफरेंट चीज है। रेट ला कानून है कि आप लोगों का ये इस तरह रिएक्शन होगा, इस तरह आप लोगों के पास ये कंसंट्रेशन आएगी, इस तरह आप लोगों के पास आगे प्रोसीजर होगा। रेट रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट ये है कि आप लोगों के उस वक्त कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है। ओके सर। जुबैर तारिक जल्दी आ गए हो। सर किसने मैसेज, एक्सक्यूज मी। जुबैर सच बताना किसने मैसेज किया है कि आप जो है अटेंडेंस होना शुरू हो गई है तो अटेंडेंस लगवा लें। सर उसका ना माइक का इशू है। चलो ठीक है, मैंने उसकी अटेंडेंस लगा दी है। ठीक है सर, थैंक यू। सर जी एक्सक्यूज मी। उमर, जी उमर। सर अबाउट प्रीवियस प्रेजेंटेशन मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि उनकी 3 MB से अबव थी तो LMS पे अपलोड नहीं हुई, तो तो उन्होंने मेल आपको कर मेल। सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके मेल कर दी है, टाइम विद इन टाइम तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ओके सर, थैंक यू। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टाइम भी हो गया है। ओके सर, खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर बाय बाय। छुट्टियां हुई हमें कि नहीं? क्या? छुट्टियां वगैरह सर? सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से 25 की छुट्टी है, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, चलिए सही है, थैंक यू। UMC। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।